नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 6 मार्च। 6 मार्च को जो है आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम था, जो कि सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। सेकंड शिफ्ट में आपके जीके जीएस से 50 प्रश्न पूछे गए थे, उनमें से अधिकतम जो रियल प्रश्न हैं हमें प्राप्त हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन से प्रश्नों को जो है डिस्कस करेंगे, साथ में उन प्रश्नों से रिलेटेड हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी जो है देखते हुए चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं तो नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाइए, उस पीडीएफ का जो है लाभ उठाइए। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला प्रश्न हुआ है कि अकबरनामा जो है किसने लिखा है। ठीक है, तो अकबरनामा की बात करेंगे तो इसके रचयिता का नाम आपसे पूछा गया था। तो इसके रचयिता का नाम जो है आपका अबुल फजल राइट आंसर हो जाएगा। अबुल फजल अकबरनामा के लेखक थे। अकबर के शासन का इतिहास 3 खंडों में है। उपयुक्त कार्य के तीसरे खंड को जो है एन अकबरी के रूप में जाना जाता है, जो अकबर के शासनकाल की प्रशासनिक रिपोर्ट है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है आपका एक कल आपका जो क्वेश्चन बना था कि महाभारत का जो है फारसी अनुवाद जो है रजनामा वो किसने किया था, तो ये जो है आपका अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। इसके अलावा द रामायण का भी फारसी अनुवाद जो है इसने ही किया है। इसके अलावा फतवाए जहांदरी तारीख़ फिरोज शाही के लेखक अगर आपसे पूछा जाता है तो इसके लेखक जो हैं आपके ज़ियाउद्दीन बर्नी हैं। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया कि 1857 के बिहार विद्रोह का जो है नेतृत्व किसने किया था, तो राइट आंसर जो है आपका बाबू कुंवर सिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार में विद्रोह का जो नेता थे वो आपके वीर कुंवर सिंह थे, और वे लगभग 80 वर्ष के थे जब उन्होंने 25 जुलाई 1857 को दानापुर में पदस्थापित सिपाहियों की कमान संभाली। और बाबू कुंवर सिंह और उनके सैनिकों ने आरा स्थित जिला मुख्यालय पर हमला किया, और उन्होंने 7 दिन तक, जब ब्रिटिश अधिकारी मेजर विंसेंट आयरे ने आरा को वापस ले लिया, किले पर कब्जा किया। ठीक है, आयरे ने सैनिकों ने जगदीशपुर में भी जो है छापा मारा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बाबू कुंवर सिंह होगा। 1857 की क्रांति जो है बिहार का नेतृत्व जो है आपके कुंवर सिंह ने ही किया था। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों को बताते हुए चलें कि अगर आपका एग्जाम जो है अभी बचा हुआ है आरपीएफ कांस्टेबल का, और जीके जीएस के पोर्शन में जो है आप लोग अच्छा स्कोर या 30-35 स्कोर करना चाहते हैं, तो आप जो है हमारे क्यूज एंड पीडीएफ प्लान से जो है जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें जो आपको डेली 50 प्रश्नों का जो क्यूज मिलेगा, जो कि रात्रि 9 बजे होता है, उन 50 प्रश्नों का जो है आपको यहाँ पर पीडीएफ भी दिया जाएगा। और आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम चल रहा है, ठीक है, एग्ज़ाम जो चल रहा है उसका भी पीडीएफ जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको दिया जाएगा, मात्र 49 रुपये में। यह पीडीएफ जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। ठीक है, तो आप लोग जाइए, जिन लोगों को आवश्यकता है, जिन लोगों को लगता है कि हमारा स्कोर कम आ रहा है, ठीक है, तो वो लोग जो जाकर जो है आप लोग इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। 2 व्हाट्सएप नंबर है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कीजिएगा, तो आपको जो है यह पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा। साथ में लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप लोग जो है रीडायरेक्ट हो सकते हैं और सीधे जो है आप व्हाट्सएप पर आ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आपका आज के नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आज का जो हमारा अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ग्रहण कहाँ से किए गए हैं। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका जो है आयरलैंड हो जाएगा। ठीक है, आयरलैंड के द्वारा जो है आयरलैंड के संविधान से ही जो है नीति निर्देशक तत्व जो है वह ग्रहण किया गया है। नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे तो भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से 51 तक में है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा इसका उद्देश्य जो है आपका एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। इसके अलावा जिन लोगों को नहीं मालूम है आपको बताते हुए चले कि अगर आपसे फंडामेंटल राइट्स पूछता है तो यह आपका अमेरिका हो जाएगा। यूएसए के संविधान से फंडामेंटल ड्यूटीज़ मिलता है तो यह आपका रूस या कहें तो यूएसएसआर के संविधान से। ठीक है, तो इन सभी फैक्ट्स को याद रखिएगा। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहे हैं, बन चुके हैं, आगे भी बनेंगे। अगला है कि साल 2011 के जनगणना के मुताबिक जो है भारत में 0 से 6 साल के बच्चों की आबादी देश के कुल आबादी का जो है कितना प्रतिशत थे, प्रतिशत पूछा गया था, तो राइट आंसर 5.2% हो जाएगा। अगर आपसे लिंगानुपात पूछा जाता तो 927
2001 में था, लेकिन 2011 के अकॉर्डिंग पूछा जाता तो 919 होता। और सबसे कम बाल लिंग अनुपात जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाल लिंग अनुपात है, हरियाणा में सबसे कम है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, हरियाणा में 834 है, अरुणाचल प्रदेश में 972 है। अगला है कि सेबी का अध्यक्ष कौन था या थे, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष तो आपके तुहिन कांत पांडे हैं, लेकिन इससे पहले जो है आपके माधवी पुरीबुच, ठीक है, माधवी पुरीबुच जो है आपके सेबी के अध्यक्ष थी। सेबी जो है 1988 में जो है आपका स्थापित किया गया, मुख्यालय इसका नई मुंबई है। और सेबी का अध्यक्ष 5 साल से अधिक की अवधि के लिए नहीं या 65 वर्ष की आयु तक अगले क्रम तक जो है आपका बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि संसद के दोनों सदन के द्वारा विधेयक पारित किए जाने के बाद किसके समक्ष उनकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। तो राइट आंसर आपका राष्ट्रपति होगा। इसके अलावा जो है पूछा गया कि मुगल वंश जो है किस राजवंश से निकला था। तो इसका राइट आंसर तैमूरिड वंश हो जाएगा। मुगल वंश जो है तैमूरिड राजवंश से निकला था। मुगल वंश के संस्थापक बाबर तैमूर के वंशज थे। बाबर फरगनावादी से आए तुर्की मुस्लिम सिपह सलार था। ठीक है, इसके अलावा बाबर ने मुगल वंश का स्थापना 1526 में करता है। ठीक है, 1526 में ही पानीपत का जो है प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध जो है वो आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है। इब्राहिम लोदी के विषय में बताने की ज़रूरत नहीं है। इब्राहिम लोदी जो है आपका लोदी वंश का अंतिम शासक तो था ही था, साथ में दिल्ली सल्तनत का भी यह आपका अंतिम शासक बना। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत या लोदी वंश का अंतिम शासक था। बाबर के साथ पानीपत का युद्ध होता है 1526 में और हार जाता है बाबर। इब्राहिम लोदी मर जाता है और 1526 में भारत में मुगल वंश का स्थापना हो जाता है। और बाबर 1526 से लेकर 1530 तक जो है आपका शासन करता है। इसके बाद इसका मृत्यु होता है, इसका बेटा हुमायूं शासक बनता है। इसी प्रकार से जो है मुगल साम्राज्य आगे बढ़ता हुआ चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो गीत गोविंद के रचयिता की बात करेंगे तो जयदेव मंगल मूर्ति। तो जयदेव इसका राइट आंसर होगा। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे और इससे गीति काव्य कहना ज़्यादा उचित होगा। इसमें 12 सर्ग तथा प्रत्येक सर्ग गीतों से समन्वित है। अगला है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता का क्या कारण था भाई। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि आप लोग को कितना बार बता चुके हैं, 1000 बार बताए हैं कि 1961 में शुरू हुआ, 1966 तक चला और 1961 और 66 के बीच जो है आपका भारत ने 2 देशों के साथ युद्ध लड़ा। पहला तो 1962 में चीन के साथ, 1965 में पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो चीन भारत पाकिस्तान युद्ध या भारत चीन युद्ध के कारण जो है तीसरी जो पंचवर्षीय योजना था वो दोस्तों आपका सफल रह गया। तो इसका राइट आंसर आपका चीन पाकिस्तान युद्ध होगा। इसके अलावा मानसून की विफलता, लोगों ने कृषि के विकास के प्रति भी सुस्ती दिखाई। तो ये सब कारण उस कारण के सामने जो है बहुत ही छोटा प्रस्तुत होता है। ठीक है, तो चीनी और पाकिस्तान युद्ध इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 1857 की क्रांति के बाद 1859 में भारत से भागने के बाद जो है नाना साहेब कहाँ गए। तो नाना साहेब गए कहीं नहीं, नाना साहेब गए नेपाल। तो इसका राइट आंसर आपका नेपाल हो जाएगा। न से नाना साहेब न से नेपाल भाग गए। 1800 विद्रोह के 2 साल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने नाना साहेब के सिर पर 1 लाख रुपए का इनाम रखा कि जो भी पकड़ के लाएगा जिंदा या मुर्दा उसको जो है 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। विद्रोह के एक अपराधी नेता के रूप में चिन्हित नाना साहेब ने जाकर भारत से भागकर नेपाल में शरण ली। उस समय के जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे जंग बहादुर अंग्रेजों के सहयोगी थे, लेकिन उन्होंने नाना साहेब के साथ एक सौदा करके जो है उनको शरण दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अनुच्छेद 244 क्या है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 भाग 10 देश के अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित है। इस अनुच्छेद में जो है 2 प्रावधान किए गए हैं। पहला 5वीं अनुसूची के प्रावधान असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के अलावा किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण पर लागू होंगे। दूसरा जो है 6ठी अनुसूची के प्रावधान
असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होंगे। इसके अलावा इन प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर वहाँ किसी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषद गठित किया जाता है। यह परिषद जनजातियों के उत्थान के लिए सलाह देने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यों में जो है जिला न्यायालयों के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वह आपका किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्यों की बात करेंगे तो राज्यों में जो है जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह आपके राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लेता सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो ये दोस्तों आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यही अगर आपसे पूछ लेता कि हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये भी जो है आपका राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन आपसे पूछा गया था राज्यों के न्यायालयों में कहें तो जिला न्यायालय, ठीक है, तो उसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और संविधान का अनुच्छेद 233(1) के तहत किसी राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से उच्च राज्य का जो राज्यपाल जो है करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया भाई कि तलाक से जुड़े मामले की सुनवाई जो है किस न्यायालय में होती है। ऑप्शन में आपका जिला न्यायालय दिया गया था। तो तलाक से जुड़े मामलों की सुनवाई जो है जिला न्यायालय या कहे तो पारिवारिक न्यायालय में होती है। यह एक पारिवारिक कानून से जुड़ा मामला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया उस्ताद अमजद अली खां भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर सरोद होगा। उस्ताद अमजद अली खां बंगस का जन्म जो है 9 अक्टूबर 1945 को होता है। वो एक भारतीय शास्त्रीय सरोद वादक हैं जो अपने स्पष्ट तेज अखर तानों के लिए जो है जाने जाते हैं। बाकी उनका जन्म जो है शास्त्रीय संगीत परिवार में हुआ था। उन्हें 1960 के दशक से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रदर्शन किया है। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था 2001 में। 1963 में जो है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार इन्होंने प्रदर्शन किया। उन्हें 21 राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्हें 1975 में पद्मश्री, 1991 में पद्म भूषण, 2001 में पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है वह किस वाद्य यंत्र से है। तो राइट आंसर बांसुरी होगा। हरिप्रसाद चौरसिया जी का जो जन्म है 1 जुलाई 1938 को होता है। वो बांसुरी बजाते थे। जन्म जो है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, जो कि उस समय इलाहाबाद हुआ करता था, तो उस समय वहीं हुआ था। बाकी जो है पद्म भूषण 1992 में, पद्म विभूषण 2000 में इनको भी मिला, ठीक है। बाकी सत्य शरण की आधिकारिक जीवनी व्रेथ ऑफ गोल्ड 2019 और सुरजीत सिंह की बंसुरी सम्राट हरिप्रसाद चौरसिया के कुछ आत्मकथा हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2011 में जो है भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो इसका राइट आंसर 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अब आप कहेंगे जनसंख्या घनत्व किसे कहा जाता है। तो जनसंख्या घनत्व किसे नहीं, जनसंख्या घनत्व उससे कहा जाता है जहाँ पर प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग जो है आपके रहते हैं। मान लीजिए कि भारत में जो है एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या घनत्व आपका बिहार का है। सबसे कम जो है आपका अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो है मात्र 17 है, यानी कि 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहाँ रहता। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो ये आपका दिल्ली का है। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व जो है राज्यों में भी सबसे ज़्यादा है और केंद्र शासित प्रदेश में तो है ही है। अगला है कि सबसे उत्तरी जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है वो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका लद्दाख होगा। फिर पूछा गया कि 10 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह पर स्थित है। बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह में अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है 10 डिग्री चैनल के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो राइट आंसर जो है लक्षद्वीप होगा। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कुल क्षेत्रफल सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप अरब सागर में 36 द्वीपों का एक समूह है जो मुख्य भूमि के दक्षिण पश्चिमी तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर पर स्थित है। मलयालम में लक्षद्वीप का अर्थ होता है 1 लाख द्वीप। मलयालम आधिकारिक और साथ ही क्षेत्र में व्यापक रूप से बोली जाने वाली जो है आपकी मूल भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका खरीफ फसल से आया था कि इनमें से कौन सा खरीफ फसल है नहीं है।
तो खरीफ फसल की बात करेंगे तो पहली बात जो है ये गर्मी में उगाई जाती है, इसे गर्मी की फसल भी कहते हैं। खरीफ की बुआई जो है जुलाई में होती है, कटाई जो है सितंबर अक्टूबर में होती है। खरीफ की मुख्य फसलें जो है धान है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, तुअर है, मूंग है, उड़द है, मूंगफली है, सोयाबीन है। और धान के मुख्य उत्पादक राज्यों की बात करेंगे तो असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के तटवर्ती इलाके, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार है। असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में एक साल में धान की 3 फसल उगाई जाती है, जिन्हें औस, अमन और बोरो कहते हैं। अमन आप लोग को मालूम ही होगा, आप लोग जो है अमन प्रिया जी के जिस चैनल पर ही इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी अभी तक इतना ही क्वेश्चन जो है मिला है, और क्वेश्चन हमें मिलेंगे उसको हम PDF में शामिल कर देंगे, जैसा कि सब दिन का PDF आपको टेलीग्राम पर दिया गया है। लेकिन आज हम कुछ चीज़ रखे हैं कि आप लोग टेलीग्राम पर आज का PDF उसी परिस्थिति में भेजा जाएगा जब आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, वीडियो पर कमेंट कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल पर जो है 17,000 सब्सक्राइबर करा दीजिएगा। मात्र 50 लोग ही बचा हुआ है, तभी PDF जो है हम आज भेज पाएंगे, अन्यथा भेज नहीं पाएंगे। आप लोग वीडियो से ही काम चलाइएगा। बाकी जो भी लोग क्यू जो PDF प्लान से जुड़े हुए हैं उनको PDF मिलता जाएगा। डेली 50 प्रश्नों का क्यू, डेली 50 प्रश्नों का PDF, साथ में RRB कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका भी PDF आपको दिया जाएगा। 2 WhatsApp नंबर है, दोनों में से किसी एक पर संपर्क कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट आ सकते हैं, तो जाइए और ज्वाइन हो जाइए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, वंदे मातरम।